नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी। ए बुढ़िया, तू मेरे बॉस के सामने मत आना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं बेटा, मुझे मत मारो। मैं अब से बिना तुमसे पूछे कभी खाना नहीं खाऊंगी। मुझे माफ कर दो, निर्मला ने भीख मांगते हुए कहा। निर्मला एक 60 वर्ष की औरत है और जिससे वह ये बात कह रही थी उसी बेटे को उसने मन्नतों से पाया था। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं फलते, उसे मेहनत से कमाया जाता है। जो तू खा रही थी ना, उसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है, अमन ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से अमन की बीवी काजल आ गई थी। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? काजल ने कहा। यह बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी। अमन ने जैसे ही ये कहा, उसे सुनकर काजल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे निर्मला पर सटा दिया। आह! निर्मला दर्द से तड़प उठी। उसने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं यह बुढ़िया कब मरेगी। यह बोल काजल ने उसे एक लात मारी और वहां से चली गई। अमन भी वहां से निर्मला को मुंह ऐंठ कर चला गया। उसके जाते ही निर्मला ने अपना हाथ पकड़ा जिसमें काजल ने गरम चिमटा सटा दिया था। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों अमन के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। यह बोल वो रोने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। निर्मला ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई। दादी, आप प्लीज मत रोइए। अंश, अमन और काजल का बेटा, उसने निर्मला की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। अभी जो कुछ देर पहले हुआ था उसने सब देख लिया था। निर्मला ने उसे गले से लगा लिया। अंश ने नम आंखों से कहा, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वह आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नहीं नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना, यह बोल वह रोने लगा कि तभी काजल आ गई। ए बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। ये वो बोल वो उसकी तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में अंश आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरी हो। काजल ने जब उसके मुंह से यह सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसे बात करती हो। अंश ने जैसे कहा, काजल ने उसके गाल पर एक चांटा मार दिया। तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा? जिसने तुझे अपनी कोख में जन्म दिया है, तू उससे बदतमीजी करेगा? पापा भी तो दादी से बदतमीजी करते हैं, दादी ने भी तो पापा को जन्म दिया है। तू मेरे से जबान लड़ाएगा? चल मेरे साथ, पता नहीं इस बुढ़िया ने तेरे कान में क्या डाल दिया है और मेरे खिलाफ भड़का दिया है। ये बोल वो अंश को खींचकर ले जाने लगी। निर्मला वहीं रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। रोज काजल और अमन निर्मला को खरी खोटी सुनाते और बेचारी निर्मला रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन अमन के ऑफिस से उसके बॉस आने वाले थे। अमन ने गुस्सा करते हुए निर्मला से कहा, ए बुढ़िया, मेरे बॉस आने वाले हैं तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अमन की यह बात सुनकर निर्मला की आंखें भर आई। उसने अपने रुंधे गले से खुद से कहा, मैंने जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, उसे मुझे अपने बॉस से मिलाने में बेइज्जती हो जाएगी। फिर वह भी वहां से अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद, आइए ना सर, बैठे, अमन ने अपने बॉस को बिठाते हुए कहा। अरे काजल, सर के लिए चाय पानी ले आओ। यह बोल अमन अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे अमन, रहने दो, ठीक है, बॉस ने कहा। अरे सर, कैसे रहने दे,
आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी तो कीजिए, अमन ने कहा। तो जगदीप मुस्कुरा दिया। तभी काजल अपने हाथ में चाय नाश्ता लेकर आई। नाश्ते में समोसे, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ और भी बहुत कुछ था। अंश अपने कमरे से छिपकर यह सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते और अंकल को तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं। उधर काजल और अमन जगदीप की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर अमन को उनकी गुड बुक्स में जो आना था, ताकि उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाए। अरे अमन, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही, बोस ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वो मंदिर में पूजा करने गई हैं। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास है, इसलिए, अमन ने कहा। तो काजल ने भी उसकी बात में हाँ में हाँ मिला दी। ओ अच्छा, बोस ने कहा। फिर वापस बातें करने लगे। उधर निर्मला बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल में देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग धीरे से उठाया और गिलास में पानी डालने लगी। तभी उसे अमन की कही बात याद आ गई, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके कानों में वह आवाज गूंजने लगी। अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जग जमीन पर गिर गया। वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े जब लोगों ने सुना तो वह भी चौंक गए। यह कैसी आवाज थी? बोस ने खड़े होते हुए पूछा। कुछ नहीं सर, अमन ने हकलाते हुए कहा। बोस ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाज आई थी। अब तो जैसे अमन और काजल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जैसे काजल ने धीरे से अमन को कहा, जी अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला है तो वह आपको जॉब से निकाल देंगे। अमन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर जब बॉस ने निर्मला के कमरे का दरवाजा खोला तो देखकर हक्का बक्का रह गया। वह जल्दी से भागते हुए निर्मला के पास आया और उसे अच्छे से बैठा दिया। माँ जी, आप ठीक तो हैं? बोस ने पूछा। हाँ बेटा, निर्मला ने कहा। बोस ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, अमन, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया? तुम सिर्फ नाम के अमन हो। तुम्हारा काम बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी नौकरी में नहीं रखूंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, अमन गिड़गिड़ाने लगा। पर बोस ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। अब अमन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। यह बोल वह अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह बोल वह दर्द से तड़पने लगी। अंश यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अमन ने निर्मला का हाथ पकड़ा और अपने घर से धकेल कर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। यह बोल निर्मला दरवाजा पीटने लगी। काजल ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। निर्मला वहीं बैठ के रो रही थी। 5 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। निर्मला धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाजा पीटा। अभी आई, अंदर से आवाज आई। फिर किसी ने दरवाजा खोला। निर्मला ने उसे देखते हुए कहा, बेटी क्या मुझे काम मिलेगा? मैं झाड़ू, पोछा, बर्तन सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे काम दे दो। मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह बोल उसने दरवाजा बंद कर दिया। निर्मला की आंखें भर आई। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वह किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने
चिल्लाकर बोला, ए बुढ़िया, दिखता नहीं क्या? मरना है तो जाके कहीं और मर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये पागल लोग। यह बोल वह वहां से चला गया। निर्मला ने खुद से कहा, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। यह बोल वह चलते चलते एक खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। माँ जी, यह आप क्या करने जा रही थी? उस आदमी ने कहा, जब मेरा बेटा बहू ने साथ छोड़ दिया तो मैं जी कर क्या करूंगी। यह बोल वो रोने लगी। देखिए माँ जी, आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आंखों से कहा, मेरी माँ ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया। आप भी मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर निर्मला की आंखें भर आई और वह उस आदमी के साथ चली गई। उस आदमी का घर काफी बड़ा था। निर्मला ने उस आदमी से कहा, बेटा मैं यहाँ पर क्या काम करूंगी? माँ, अब तो बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। यह बोल दोनों अंदर चले गए। कुछ दिन बीत गए। निर्मला राम को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार करती और राम निर्मला को बिल्कुल एक माँ का प्यार देता जिसकी वह हकदार थी। एक दिन राम ने निर्मला से पूछ ही लिया, आप उस दिन वहां उस खाई के पास क्या कर रही थी माँ? उसकी बात सुनकर एक बार फिर निर्मला के जख्म ताजा हो गए। उसने नम आंखों से सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर राम की आंखें नम हो गई। उसने निर्मला को कसकर गले लगा लिया। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। राम ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम मेरे बेटे ही हो। यह बोल निर्मला ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 20 साल बाद निर्मला का अब देहांत हो चुका था। राम को हमेशा उनकी कमी खटकती थी, पर राम की पत्नी उसे हमेशा संभाल लिया करती थी। राम और नीति की एक बड़ी और खूबसूरत सी बेटी थी, विनी। दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत ही मारता था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अब से तुम्हारे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐ बुढ़िया, चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी जरूरी फाइल को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। यह बोल अंश चला गया। काजल और अमन फूट फूट कर रोने लगे। काजल, मैंने भी अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया था, भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है, अमन ने रोते हुए कहा। काजल भी रोने लगी, पर उसका रोना सुनने के लिए वहां कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की आई और काजल के ऊपर झाड़ू फेंकते हुए बोली, जल्दी से पूरा घर साफ कर, और वहां से चली गई। यह लड़की और कोई नहीं, अंश की पत्नी अंजलि थी। अब जो जो उसने निर्मला के साथ किया था वह अंश भी उन लोगों के साथ करता था। अपनी दादी की हर एक आंसू का बदला वह अपने माँ बाप से ले रहा था। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बड़े करते समय उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन जब वो ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो वे माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं और उन्हें 2 वक्त की रोटी देना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि जो दिन आज उनके माता पिता का है वही दिन कल उन पर ही आएगा। बुढ़ापा हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य है जो सबके सामने आता है। दोस्तों, बचपन में जितनी बच्चों को माता पिता की जरूरत होती है, उतनी ही बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों के प्यार, सहानुभूति और साथ की जरूरत होती है। इसलिए हमें हमेशा बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग अपने माता पिता के साथ करते हैं, कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही कर सकते हैं, क्योंकि आखिर उनकी परवरिश उसी माहौल में हुई है। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।